हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के पेपर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 को। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा विटामिन बी, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो जब आपसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछेगा तो आंसर होगा आपका थायमिन। विटामिन B1 के रासायनिक नाम को थायमिन के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका कि विटामिन B1 को अन्य किन नामों से जाना जाता है। सभी विटामिन के कुछ ना कुछ अलग और स्पेसिफिक नेम होते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको हम समझ लेते हैं। बात करें आपसे विटामिन B1 के अन्य नामों की, तो सबसे पहला है जो वो है हमारा तंत्रिका रोधी विटामिन। इसको इंग्लिश में एंटी न्यूरेटिक विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन B1 को। दूसरा है भूख बढ़ाने वाला विटामिन, यानी कि हंगर विटामिन। हंगर विटामिन भी विटामिन B1 के ही नाम से जाना जाता है। लास्ट है आपका एंटी बेरी विटामिन। आपने जब विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोगों को पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो इसीलिए विटामिन B1 को एंटी बेरी विटामिन भी कहा जाता है। तो स्पेसिफिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो 3 है विटामिन B1 के। पहला तंत्रिका रोधी विटामिन, यानी कि एंटी न्यूरेटिक विटामिन। दूसरा भूख बढ़ाने वाला विटामिन, यानी कि हंगर विटामिन। और तीसरा है आपका एंटी बेरी विटामिन। आगे है आपका क्वेश्चन, एंटी बेरी विटामिन के नाम से किसको जाना जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछे कि विटामिन B1 का अन्य कौन सा नाम है। ऐसे भी पूछ सकता है कि एंटी बेरी विटामिन के नाम से किसको जाना जाता है। तो विटामिन B1 को जाना जाता है। आगे बात करता है विटामिन B1 की खोज किसने की थी। तो 1911 ईस्वी में फंक ने जो है विटामिन B1 की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B1 की खोज किस रोग के रोकथाम हेतु की गई थी। तो बेरी रोग के रोकथाम हेतु ही विटामिन B1 की खोज की गई थी। एक और स्पेसिफिक नाम होता है विटामिन B1 को, उसको एन्यूरिन कहते हैं। ये क्वेश्चन में ऐड करना भूल गई थी, तो उसको आप नोट में लिख लीजिएगा। एन्यूरिन के नाम से भी विटामिन B1 को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन B किस समूह में आता है। तो अगर हम घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं आपके। पहले तो वाटर सॉल्युबल और दूसरे फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं तो विटामिन B और C। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं तो A, D, E, K। तो वाटर सॉल्युबल में हमारा विटामिन B आता है, यानी कि B कॉम्प्लेक्स। B ग्रुप के जितने भी विटामिन हैं आपके सारे के सारे जल में घुलनशील होते हैं। तो अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो B1 भी हमारा जल में घुलनशील विटामिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B समूह है जिसको क्या कहते हैं। तो जो विटामिन B का हमारा पूरा समूह होता है जिसके अंतर्गत B1, B2, B5, B6, B12 ये सारी विटामिन आती हैं, इनको हम एक संयुक्त रूप से B कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन है, विटामिन B हमारे शरीर के द्वारा संग्रहित किया जाता है या नहीं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर होगा आपका नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्टोर होता ही नहीं है। ये हम यूरिन और जो है मल, यानी कि मल और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका संग्रह हमारे शरीर में नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है आपका, विटामिन B1 किस में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। तो अगर घुलनशीलता के आधार पर हमने विटामिन के क्लासिफिकेशन को अभी देखा तो उस हिसाब से विटामिन B1 जो है जल में पूर्ण रूप से घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विटामिन B1 किस में अर्ध घुलनशील होता है। अगर हम जल में बात करें तो जल में विटामिन B1 पूर्ण घुलनशील होता है। अर्ध घुलनशील की बात करें कि आधा घुलता है आधा नहीं घुलता है,
तो अल्कोहल में विटामिन B1 अर्ध घुलनशील होता है, ना तो पूरी रूप से घुलता है और ना ही उससे अलग रहता है। आगे बात कर लेते हैं, विटामिन B1 किस में अघुलनशील होता है? तो ईथर में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में और एसीटोन में। ये 4 ऐसे तत्व हैं जिनमें विटामिन B1 अघुलनशील होता है। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पूर्ण घुलनशील पूछे जल में होता है विटामिन B1, अर्ध घुलनशील पूछे तो अल्कोहल में, और अघुलनशील पूछे तो ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में ये अघुलनशील होता है। आगे क्वेश्चन है आपका, विटामिन B1 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B1 की कमी होगी जब व्यक्ति के शरीर में, तो बेरी नामक रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B1 की कमी से पक्षियों में कौन सी बीमारी होती है? मनुष्य में तो बेरी रोग होगा, आपसे पूछ रहा है कि पक्षियों में कैसा रोग हो जाता है? तो पक्षियों में एवीन पॉलीन्यूराइटिस नाम का जो है रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, हृदय, रक्त परिसंचरण संस्थान, ये सभी जो है इस बीमारी में प्रभावित होते हैं। तो अगर मनुष्य की बात करेंगे तो बेरी होगा विटामिन B1 की कमी से। पक्षियों में बात करते हैं तो एवीन पॉलीन्यूराइटिस कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B1 की कमी से मद्यपान करने वाले लोगों में कौन सा रोग हो जाता है? कहने का मतलब जो शराब पीते हैं व्यक्ति, उनमें विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर होगा आपका वार्निस-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। ये जो है ये उन व्यक्तियों को होता है जो शराब का सेवन करते हैं और जिनमें B1 की कमी होती है। इसमें होता क्या है इस वार्निस-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम में? तो जो व्यक्ति ज़्यादा मदिरापान यानी ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उनको ये होता है। इसमें जो है याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, सीखने की जिज्ञासा ख़त्म हो जाती है। ये एक नाड़ी संबंधी विकार होता है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विटामिन B1 के नष्ट होने के कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारण होता है पाक क्रिया द्वारा नष्ट। एक सीमा से अधिक जो है पकाए जाने पर विटामिन B1 नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है आपका मीठा सोडा या खाने का सोडा प्रयोग करने से। अगर हम खाने में मीठा सोडा यानी कि खाने का सोडा प्रयोग कर रहे हैं तो इसका प्रयोग करने से विटामिन B1 की मात्रा जो है नष्ट हो जाती है हमारे भोजन से। तीसरा है अधिक तापमान से, जो कि हमने पढ़ा पाक क्रिया द्वारा नष्ट करना, तापमान अधिक होना, वही बात है कि 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक पकाने से जो है विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि भोजन पकाते समय हमें ताप का भी जो है ध्यान रखना होता है। अगर हम एक अधिक सीमा से अधिक ताप पर भोजन को पकाएंगे तो हमारे भोजन के विटामिन्स नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन है आपका, बेरी रोग कितने प्रकार का होता है? तो बेरी रोग 3 प्रकार का होता है। इसको हमने क्विज में भी डिस्कस किया था उस दिन ग्रुप पर। आज इसको हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। तो पहला है हमारा शुष्क बेरी, दूसरा है आर्द्र बेरी और तीसरा है बाल बेरी। तीनों ही नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इनके लक्षण, इनके डिटेल कब होता है, किस आयु के लोगों को होता है, अभी आगे के क्वेश्चंस में हम समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, बाल बेरी किस में होता है? तो जब बाल बेरी की बात करते हैं तो बाल से आप गेस कर सकते हो बालक की बात की जा रही है, छोटे बच्चों की बात की जा रही है। किस आयु वर्ग के? तो 2 से 6 माह के आयु वर्ग के जो है बच्चों में ये रोग होता है बाल बेरी। और इसमें होता क्या है, इसमें हृदय और नाड़ी संस्थान जो है इस रोग में प्रभावित होता है। इसके अंदर 2 जो है आपके पॉइंट आते हैं। सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर और दूसरा होता है न्यूरोटिक। चूँकि हमने पढ़ा कि हृदय और नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है, तो हृदय से संबंधित आपका कार्डियोवैस्कुलर है और नाड़ी संस्थान से संबंधित आपका न्यूरोटिक है। कार्डियोवैस्कुलर की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें गति हृदय की जो है अचानक से बढ़ जाती है। और न्यूरोटिक की अगर हम बात करें तो इसमें नाड़ी संस्थान जो है प्रभावित होता है बाल बेरी में। बच्चों में होता है 2 से 6 माह इसका जो है एज क्राइटेरिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क बेरी बेरी किस में होता है? तो शुष्क बेरी बेरी जो है वयस्कों में होता है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 40 वर्षों से पहले के व्यक्तियों में ये बेरी बेरी हो सकता है। लक्षण की बात कर लेते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, हाथ पैर की नाड़ियां प्रभावित होती हैं, नाड़ियों की संवेदना शून्य हो जाती है। कहने का मतलब है कि आपको दर्द का एहसास नहीं होने आता। और पेरीफेरल न्यूराइटिस होता है। पेरीफेरल न्यूराइटिस कहते हैं मांसपेशियों में सुई चुभने जैसे दर्द को। तो इस रोग में जो है व्यक्ति को यह लक्षण होता है जिसको पेरीफेरल न्यूराइटिस के नाम से जाना जाता है। मांसपेशियों में सुई चुभने जैसा दर्द होता है शुष्क बेरी बेरी रोग से ग्रसित व्यक्तियों को। किस में होता है? वयस्क में होता है। 40 वर्ष के पहले होता है व्यक्ति को। मांसपेशी प्रभावित होती है, नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं, हाथ पैर की नाड़ियों की संवेदना शून्य हो जाती है। पेरीफेरल न्यूराइटिस के लक्षण दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्द्र बेरी बेरी किस में होता है? तो आर्द्र बेरी बेरी वृद्धावस्था में होता है, 40 वर्ष के बाद होता है। लक्षण की बात करें तो मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, पाचन संस्थान प्रभावित होता है, ओडिमा की स्थिति आती है। ओडिमा से जो है मतलब ये होता है कि सूजन होना। इसमें जो है पैर से जो है ओडिमा की स्थिति होना शुरू होती है, मतलब पैरों से जो है सूजन होना शुरू हो जाती है। और अंत में जो है चेहरे तक जो है पूरे शरीर में जो है सूजन और पानी भरने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं आर्द्र बेरी बेरी में। तो किस में होता है आर्द्र बेरी बेरी? वृद्धावस्था में, 40 वर्ष के बाद होता है। ओडिमा एक इसका प्रमुख लक्षण होता है। तो ये हमने डिस्कस किया जो है बाल, आर्द्र और शुष्क बेरी बेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B1 के स्रोत कौन कौन से हैं? आपसे अगर पूछे कि हाँ किन पदार्थों में विटामिन B1 जो है पाया जाता है, तो खमीरीकृत भोजन, जितना भी भोजन जिसमें खमीर जो है उठाया जाता है उन सब में विटामिन B1 की अधिक मात्रा होती है। जैसे कि इडली, डोसा, ईस्ट, इन सब में विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बिना पॉलिश किया हुआ चावल विटामिन B1 का अच्छा स्रोत होता है। अंकुरित अनाज, गेहूं की भूसी, हरी सब्जियां, चोकर आदि, ये सभी विटामिन B1 के स्रोत हैं। तो ये था हमारा चैप्टर विटामिन B1 का। आगे के चैप्टर्स में हम आगे के विटामिन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।